10 फरवरी 1968 की वो काली स्याह रात। सियालदा एक्सप्रेस लखनऊ पटना के बीच दौड़ी चली जा रही थी। उसके फर्स्ट क्लास के बी कैबिन से एक यात्री उतर चुका था। अकेला रह गया एक और यात्री गहरी नींद में था। कुछ आगे जाकर उसे शायद चिर निद्रा में भेज दिया गया था। दीनदयाल जी सचमुच नहीं रहे थे। आज भी उनकी मृत्यु का रहस्य यूं ही बना हुआ है। एक थ्योरी यह भी दी गई कि उन्हें किसी ने धक्का दे दिया। अभी तक ज्ञात तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन शक बना हुआ है कि किसी प्रकार के षड्यंत्र के वे शिकार हुए हों। गुरुजी ने एक चिट्ठी लिखा और राजा साहब जौनपुर के हाथ दी। उनसे कहा कि ये दीनदयाल को देना और उसको बताना, ये मेरा संदेश है कि संभाल के जाना। हालांकि पूरा देश और दुनिया के राजनीतिक पंडित उन्हें जनसंघ के पुरोधा के रूप में जानते हैं, लेकिन दीनदयाल जी मूलतः एक स्वयं सेवक थे। वे नेता होने के कारण स्वयंसेवक नहीं थे, वे स्वयंसेवक होने के कारण नेता थे। अपनी मृत्यु से ठीक एक हफ्ते पहले बरेली में उनका जो बौद्धिक वर्ग था, उसमें भी उनका विषय यही था। सुनिए उनकी ही आवाज में 4 फरवरी 1968 का ये उद्बोधन। संपूर्ण व्यवहार, उसके संस्कार और वो व्यवहार कैसे करेंगे इसकी आदत डालनी पड़ती है। और उसमें फिर छोटा छोटा काम, बड़ी बड़ी बातें नहीं। बड़ी बड़ी बातें यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाकी के अंदर अगर अंतर रहा तो यही है कि भाई संगठन की बात, देश की बात, एकता की बात सब लोगों ने की, कही और संघ ने किया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी दीनदयाल जी एक प्रचारक, प्रेरक, संगठक, प्रभावी वक्ता, साहित्यकार, अर्थशास्त्री और दार्शनिक तो थे ही। उनका एक गुण कम ही लोगों के ध्यान में आया, वो था उनका स्वर। उनकी ही आवाज में बरेली के शीत वर्ग में गाया गया गीत इसका साक्षी है। हे महावीर के अंशुमा, हे युग परिवर्तक चिरमहा, हे शक्ति पुंज साहस अमोघ पद वंदन, हे केशव तुमको कोटि कोटि अभिनंदन। दीनदयाल उपाध्याय ने सीकर के कल्याण हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा दी। बीमारी के बावजूद न केवल अजमेर बोर्ड में वो प्रथम रहकर उत्तीर्ण हुए, बल्कि कई विषयों में उन्होंने नए रिकॉर्ड भी बनाए। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। हमने कई बार उनकी जयंती भी मनाई है। बोर्ड में भी उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किया था। इसके 2 वर्ष बाद उन्होंने पिलानी के बिरला कॉलेज से इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सीकर के महाराजा ने दीनदयाल जी को पदक के साथ छात्रवृत्ति भी बांध दी। ये है सनातन धर्म कॉलेज कानपुर। दीनदयाल जी ने भी बीए करने के लिए इसी कॉलेज में प्रवेश लिया था। ये है लाला हरदत्त राय छात्रावास। इसके कमरा नंबर 40 में रहता था एक मेधावी छात्र, लगनशील, चुपचाप रहने वाला, बस पढ़ाई से मतलब। नाम था दीनदयाल। दीनदयाल जी यहाँ 1937 में बीए के छात्र के रूप में आए और सन 1939 तक रहे। यहाँ से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। जो विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे उनका मन लगाकर अध्ययन किया, लेकिन दीनदयाल जी ने यहाँ वो शिक्षा और दीक्षा भी ली जो इस कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं थी। जिन विद्यार्थियों को 0 अंक किसी भी विषय में मिलते थे, दीनदयाल जी उनको वो विषय पढ़ाते थे और पढ़ा करके
उनके स्तर को अच्छे विद्यार्थियों के बराबर ले आते थे। बीए करने के बाद दीनदयाल जी एमए करने के लिए आगरा चले गए। यहां वे श्री नानाजी देशमुख और श्री भाऊराव जुगादे के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। सरकारी नौकरी की पेशकश छोड़कर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक निकल चुके थे। देश के लिए जीवन उनका मूल धर्म बन चुका था। अपने संकल्प के बारे में उन्होंने अपने मामा जी को जो पत्र लिखा, उसकी बानगी देखिए। राष्ट्र के प्रति समर्पण की जिद नजर आती है। जब किसी मनुष्य के किसी अंग को लकवा मार जाता है तो वो चेतना शून्य हो जाता है। इसी भांति हमारे समाज को भी लकवा मार गया है। हर एक तभी महसूस करता है जब चोट उसके सिर पर आकर पड़ती है। आपने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर सब प्रकार से योग्य बनाया। क्या अब मुझे समाज के लिए नहीं दे सकते हैं? जिस समाज के हम उतने ही ऋणी हैं। देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन समाज संगठित नहीं था। देश में कई व्याधियां पैदा हो रही थीं, पर दीनदयाल तो अपनी धुन के पक्के थे। छोटी छोटी झंडियों से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाएं अलग करना चला था। तब तक कहीं से आ गए दीनदयाल जी। उन्होंने कहा क्या कर रहा है रे? हमने कहा ये लोगों को पता लगे कि कितना देश बट गया है, ये मत बताया कर। जितनी पौरुष की शक्ति होगी उतना बड़ा ले जाएगा। भारतवर्ष की सीमाएं कितना बड़ा होगा उसका क्या कल्पना आज भी कर रहा, उसको बांधो मत। अब दीनदयाल जी की भूमिका बदल चुकी थी। अब चुनौती थी राष्ट्र के पुनर्निर्माण की। सन 1947 में ही राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना हुई तथा राष्ट्र धर्म मासिक, पांचजन्य व ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक तथा स्वदेश दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। पंडित जी पांचजन्य व स्वदेश के संपादक कार्य में सहयोग करने लगे। ऐसा विचित्र मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपोजिंग भी करता था, प्रिंटिंग भी करता था। तो साइकिल पर बंडल लाद करके स्टेशन पर टैग एडिशन भेजने के लिए जाते थे। हम लोग तो बिल्कुल नए थे, विश्वविद्यालय से निकलकर संपादक बन बैठे थे। एक दिन मशीन चलाने वाला कारीगर नहीं आया तो हम लोगों ने मशीन चलाई। मशीन चलाते चलाते उपाध्याय जी किस तरह से बेहोश हो गए थे, इसका मुझे अभी तक स्मरण है। अपने सार्वजनिक जीवन में उनकी सादगी व सरलता मानो एक किंवदंती बन गई थी। इसका कार्यकर्ताओं पर भी बड़ा असर पड़ता था। ट्रांजिस्टर रेडियो उस समय उसका लाइसेंस हुआ करता था, रिन्यू करना पड़ता था। तो सुनते सुनते उनका वो समय समाप्त हो गया लाइसेंस का, तो उन्होंने बंद कर दिया और सामने वाले सज्जन को कहा कि आपका रेडियो जरा शुरू कीजिए, मुझे समाचार सुनने। उसने कहा महाराज अभी आप अपना ट्रांजिस्टर खोल के सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसका लाइसेंस समाप्त हो गया, तो ऐसे करूँगा मैं तो चोरी होगी। शायद उनकी इसी विशेषता के कारण उन्हें राजनीतिक क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया तथा जनसंघ के अखिल भारतीय महामंत्री के रूप में दीनदयाल जी के नाम की घोषणा की गई। इससे पहले कि जनसंघ राजनीतिक ताकत बन पाता, डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। नवजात पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी दीनदयाल जी के कंधों पर आ गई। इस बीच उन्हें एक विशेष परिस्थिति में जौनपुर से चुनाव भी लड़ना पड़ा। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कोई भी उनके नाम के साथ जाति सूचक शब्द नहीं लगाएगा। इलेक्शन का रिजल्ट जब लगा तो रेडियो सुनते बैठा। ये क्या सुन रहा है? तो मैंने कुछ नहीं, अभी जौनपुर का रिजल्ट लगा। मैं क्या हुआ है? तो कुछ नहीं, हार गया मैं। 1967 में उन्होंने जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में पार्टी का अखिल भारतीय अध्यक्ष का पद तब स्वीकार किया जब दल की संगठनात्मक नींव डालने का कार्य पूर्ण हो गया। 11 फरवरी 1968 को वज्राघात हुआ।
जब सारे देश ने उनकी हत्या का समाचार सुना। रेल की पटरी के किनारे प्रारंभ हुआ राष्ट्र को समर्पित ये सार्थक जीवन रेल की पटरी पर ही समाप्त हो गया। सारा देश शोक में डूब गया। लेकिन जाने से पहले वो देश को दे गए एक ऐसा दर्शन जो देश के मानस पटल से लुप्त होने लगा था। उन दिनों देश समाजवाद व पूंजीवाद के द्वंद्व से गुजर रहा था। तब के राजनीतिक नेतृत्व को भारतीय सनातन परंपरा की विशालता और राष्ट्र की अपनी बौद्धिक शक्ति का भान नहीं हो पा रहा था। वो कभी कहीं से और कभी कहीं से अपने विकास के मॉडल ढूंढ रहा था। ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश को बोध कराया अपने ही दर्शन का। बस आईना ही तो दिखाना था। उसी में से अंकुरित हुआ एकात्म मानव दर्शन। इस अंकुर के वट वृक्ष बनने की यात्रा अभी जारी रहेगी। देश को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के संकल्प की यात्रा।